बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटना चक्र। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र को आज हम डिस्कस करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। ये इस सीरीज की 8th क्लास है और अगर अभी तक आपने 7 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की प्लेलिस्ट पर, और वहां पर आप उन 7 क्लासेस को भी जरूर देखिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसका अध्ययन आप लोग जरूर एक बार करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस पुस्तक को खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार आप इसका अध्ययन जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में बात किया गया और बोला गया है बायोडायवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में किस ईयर में आपका पास हुआ था। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। मई 2000, ठीक है, दिसंबर 2002, जनवरी 2004 और लास्ट में आपको दिया गया है अक्टूबर 2008। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, बी 2002 में। देखिए क्लास, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एक्ट है उससे पेपर परीक्षा में बनता है। जैसे आपसे पूछता है वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो याद रखेंगे 1972, ठीक है। इसी तरीके से बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आप क्या बताएंगे, 1986, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट है जो पेपर में हर साल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी वही है, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो आप सभी को पता है बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002 में आया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। यहाँ पर बोला गया है नेशनल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब आपका स्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में पूछेगा, जैव विविधता अधिनियम के बारे में पूछेगा, तो वो 2002 है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा एनबीडीए के बारे में, नेशनल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये 2003 में आपका बना, और कहां पर बना, आपका चेन्नई में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, थर्ड का सही उत्तर आपका ए है, तो ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फोर्थ प्रश्न, ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है 2012 में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी यूपीएससी के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे तो वो काफी लेंथी होते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश वालों के लिए एक स्लाइड में, हिंदी वालों के लिए दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन को रखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा था आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही थी कि मैम जो लिखा हुआ है उसकी फॉन्ट साइज बहुत छोटी है, तो इसी वजह से हमने अब दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग स्लाइड में रखा है। तो हिंदी वाले आराम से हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले आराम से हिंदी में पढ़िए, ठीक है। जहां जहां दोनों की जरूरत होगी वहां पर मैं पढ़ दिया करूंगी। चलिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात की गई है, एनबीए की बात की गई है। भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो एनबीए किस प्रकार आपका सहायक है, ये पूछा गया है। पहला, एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षण प्रोवाइड करता है, संरक्षण करता है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया, एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है।
तीसरा आपको दिया गया एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो रही होगी। तो देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है, इसमें एनबीए के बारे में क्या क्या बोला गया। पहला बोला गया एनबीए प्रिवेंट द बायोपायरेसी एंड कंजर्व द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। देखिए क्लास, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल जनरलाइज स्टेटमेंट है। हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बायोपायरेसी को, जो इंडिजिनस, जो आपके ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज है, उनको कंजर्व करने की बात कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य स्टेटमेंट है, ठीक है, एक एम हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर एंड ओवरसीज द ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट। तो क्लास एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पे एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स लिखा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, द एप्लीकेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू द जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द एनबीए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो है आपका पहला और तीसरा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा है एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, ये भी यूपीएससी का प्रश्न है, तो बड़ा प्रश्न ही होगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। एक एक को आराम से पढ़ते हैं। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू की गई थी। और आखिरी आपको दिया गया यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। देखिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, थर्ड स्टेटमेंट दिया गया, वो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट आपका दिया गया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन द्वारा की गई थी, ये आपका गलत है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, जब भी हम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इट इज अ वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, एकदम सही है। आखिर दिया गया इट आइडेंटिफाइड डेजिग्नेट द साइट नोन एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ठीक है। आईबीएस साइट को ये आइडेंटिफाई करता है, ये भी आपका सही है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट इसके द्वारा नहीं दिया गया था। यहाँ पर आपका उत्तर सही क्या होगा, सी होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जब भी बात याद आएगी तो आप नॉर्मन मायर्स का नाम याद रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया था। इन्होंने 1988 में 10 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। फिर यहां पर आप याद रखेंगे जब भी हम कंजर्वेशनल इंटरनेशनल की बात करेंगे तो कंजर्वेशनल इंटरनेशनल एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसने की पहली बार इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया था। तो यहां पर आप 2 नाम याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है तो आप याद रखेंगे नॉर्मन मायर्स द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल की जब हम बात करेंगे, इन्होंने मायर्स का जो हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और इसकी एक ब्रॉड डेफिनेशन दी थी कि हॉटस्पॉट की क्या ब्रॉड डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसके के बारे में हमने आपसे क्लास में डिस्कस किया है। क्लास नंबर 5 थी, वैसे मैंने आपको करेक्शन कराया था, उसमें मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 34 बताए थे, ठीक है। लेकिन आपको मैं फिर आज करेक्शन करा रही हूं ताकि अगर बाई चांस किसी बच्चे ने 6th क्लास को नहीं देखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वजह से एक प्रश्न गलत हो जाए। तो आप याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अब अपडेट होके 36 हो गई हैं वर्ल्ड में। और जब भी आप पेपर देने जाएं, ठीक है, जब भी आप पेपर, हो सकता है कोई स्टूडेंट अभी तुरंत उसका पेपर हो, या फिर हो सकता है मेरे इस लेक्चर के 2 साल बाद उसका पेपर हो, तो आप क्या करिएगा, आप एक काम करिएगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, फिर यहाँ पे नेशनल पार्क, रामसर साइट, इसको अपडेट करते हुए चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें इसमें एडिशन होता रहता है। तो थोड़ा सा अगर आप अपडेट रहेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे पेपर में, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
मैंने आपको बताया था 1500 एंडेमिक प्लांट्स वहां पे पाए जाने चाहिए, और दूसरा वो थ्रेटेन एरिया होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 70% बायोडाइवर्सिटी वहां की लॉस हो गई हो उस एरिया के, जिसको कि हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे, और 30% अप्रोक्स या उससे लेस बची हो। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, मैं बहुत डीप में आपको चीजें बता रही हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पूछा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर एक बार अंग्रेजी में पढ़ लीजिएगा। तो ये भी आईएएस का प्रश्न है। आईएएस के प्रश्न में थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है ये। जैव सुरक्षा पर कार्टेजोना, ठीक है, कार्टेजोना उपसंधि प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई है कि पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित की गई थी। कौन सा सही है ये देखिएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा है जैव सुरक्षा उपसंधि, ठीक है, प्रोटोकॉल अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। और आखिरी आपको दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर ये यूपीएससी 2005 का प्रश्न है, और ये कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल हुआ था वो 2004 में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रश्न का फिर से रिपीट करने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन जब पूछा गया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको पढ़ाना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बार इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है। तो पूछे गए प्रश्न को हम छोड़ेंगे नहीं, भले ये 2005 में पूछा गया था, ये 2004 में ये आपका करंट टॉपिक था, इसलिए यूपीएससी ने पूछ लिया। लेकिन पीसीएस में आप क्या कर रहे हैं, यूपीएससी के ही प्रश्नों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये लोग पूछ ले रहे हैं, थोड़ा सा इजी बना के उसको, या कुछ भी ऐसे करके। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ था, यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए स्लाइड खोल देते हैं, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो फिलीपींस में नहीं हुई थी, तो ये आपका गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, नहीं, इंडिया ने साइन किया है, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो आपका इंडिया ने साइन किया है, कार्टेजेना, ठीक है। बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आप एकदम याद रखिएगा, क्योंकि अगर यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछेगा तो यही से पूछ लेगा कि ये जो कार्टेजेना प्रोटोकॉल है वो किस चीज से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे ये किस चीज से संबंधित है, आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट इज अ मेंबर ऑफ बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका गलत है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट इसका मेंबर नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पहली मीटिंग थी वो फिलीपींस में नहीं हुई थी, तो कहां पर हुई थी, तो वो आपके 2004 में मलेशिया में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 2017 का है, यूपीएससी का है, तो बड़ा ही होगा, लेंदी ही होगा। वाणिज्य में पारिजाति और वनस्पति जात के व्यापार संबंधित विश्लेषण, ठीक है, यहाँ पर ट्रैफिक की बात की गई है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब क्लास यहाँ पे ट्रैफिक की बात की गई है, उनसे रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है ये ट्रैफिक। दूसरा दिया गया है ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। अब इंग्लिश वालों को लिए भी ये हम चीज देखेंगे, यहाँ पर ट्रैफिक की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले बोला गया है जो ट्रैफिक है वो एक ब्यूरो है अंडर द यूएनईपी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है इसका जो मेन मिशन है इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ एंड द एनिमल डज नॉट थ्रेटन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। यहाँ पर आप याद रखिएगा जो पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है यहाँ पर सी में, ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब भी हम ट्रैफिक की बात करते हैं ये एक एनजीओ है, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड की बात की गई है, तो किसके ट्रेड की बात की गई होगी, इलीगल ट्रेड की बात की होगी, और हम इसको एनवायरमेंट पे पढ़े, फ्लोरा फना की बात करें तो ऑफकोर्स सी बात है इन्हीं की जो इलीगल ट्रेडिंग हो रही है उसको रोकने की बात होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक मिशन इज टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल डज नॉट थ्रेटन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही बात की गई है, ठीक है। इनकी जो ट्रेडिंग होती है उससे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी थ्रेटन ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे, नेचर को नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो केवल 2 होगा, ठीक है।
सी का 2 आपका सही उत्तर है। देखिए ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, ट्रेड रिलेटेड, इसको करिएगा ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस, यहां पर ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस दिया गया है, तो इंग्लिश में आप उसको सही कर लीजिएगा, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस नहीं, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन कॉमर्स। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। हो सकता है पेपर में आपकी आरओ एआरओ में यूपीपीसीएस में यही पूछ ले कि ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है। क्लास जो भी चीजें बताई जा रही है, हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि मैम इसको क्यों बता रही है, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन करने के पीछे एक कारण है। अगर पेपर में अगली बार आपसे पूछ लिया कि ट्रैफिक को का एब्रीविएशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाना इन कॉमर्स। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को भी यही याद रखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी याद रखना है। तो ट्रैफिक का आप याद रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया जो ट्रैफिक है वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी वजह से जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि ये एक ब्यूरो है यूएनईपी का, वो आपका गलत था। ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैम्ब्रिज यूके में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका किसका, आईयूसीएन का और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का। जब हम आईयूसीएन की बात करते हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा ट्रैफिक का, आईयूसीएन का, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पेपर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूं कि इसको याद रखिएगा। जहां भी नोट्स बना रहे जगह नोट कर लीजिए। जब हम आईयूसीएन की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पेपर में एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो में, उसके लोगो में कौन सा जानवर बना है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। लोगों को बहुत क्यूट लगता है वो जानवर। चलिए 8वां प्रश्न हम देखते हैं। ये रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड है, और आप सभी को पता है कि रामसर कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट है। ये आईएएस 2010 का प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या है। यहाँ पर है, इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण ना किया जा सके। देखिए आप भारत में देखेंगे तो कई रामसर साइट हैं। ठीक है, बहुत से रामसर साइट हैं। कुछ रामसर साइट तो आपके खुद के स्टेट में भी है। अगर आप यूपी के हैं तो देखिए यूपी में कितने रामसर साइट्स हैं। और आप देखिए क्या वहां पर आप लोगों के जाने पर निषेध है, क्या आप वहां पर जा नहीं सकते, ऐसा कुछ है? आप जा सकते हैं वहां पर। आप पाएंगे अरे मैम मैं तो भी घूम के आया था यहाँ पर, आप कैसे कह रही हैं? तो पहला ऑप्शन तो एकदम गलत है। यहाँ पे पूर्णतः अगम्य बना दिया गया है, मतलब मनुष्य वहां पर जो हम और आप हैं जा ही नहीं सकते। ऑल दिस प्लेसेस should be made completely inaccessible to the human so that they cannot be exploited. रामसर कन्वेंशन के थ्रू हम रामसर साइट्स को वो तो करते हैं, मेंशन तो करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज या ह्यूमंस जा नहीं सकते, ये आपका एकदम गलत है। पहला ऑप्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि यूपी के रामसर साइट को देखिए और देखिए आप गए हैं कि नहीं, तो आप पाएंगे नहीं यहाँ तो मैं घूमा, इसका मतलब जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जो भी ये साइट्स हैं जिनको भी हम रामसर साइट डिक्लेयर कर रहे हैं, वहां पर हम खाली टूरिज्म अलाउ करें, रिक्रिएशन शुड बी अलाउड इन देम, ठीक है, और किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं अलाउ की जाए। ये भी आपका गलत है, ऐसा नहीं है। आपको पता है मनोरंजन और पर्यटन के लिए अगर आप किसी साइट को खोल दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, वहां पे आपका पारिस्थितिक तंत्र में ये गलत चीज लिखी हुई है। अभी तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आए। ये आईएएस 2010 का प्रश्न है। तीसरा देखिए, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मापदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए।
तो देखिए क्लास, यहाँ पर रामसर साइट में ऐसा नहीं लिखा है कि इन साइट्स को हमें कंजर्व करना है, ठीक है, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और फिर इसके बाद इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन, ये तो ठीक है, ये तो एक ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया। आखिरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उन्हें धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ये एकदम सही स्टेटमेंट है आपका। जो भी रामसर साइट्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं, उस वेटलैंड को हमें प्रिजर्व करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम उनका सस्टेनेबल यूज भी आप कर सकते हैं। देखिए, किसी साइट को हम रामसर साइट डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हम उसे टूरिज्म के लिए ही खोलेंगे या पूरी तरीके से ह्यूमन एक्सेसिबल ही नहीं बनाएंगे, वहां पे ह्यूमंस जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई रामसर साइट्स ऐसी हैं जहां पर आप देखते हैं बहुत सी चीजें आपकी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, बहुत सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती है वहां पर, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। बड़ा प्रश्न था, जब भी यूपीएससी के पेपर में अपीयर हुई है और इतना बड़ा प्रश्न देखिए तो घबराइए मत, मैं आपको बता रही हूं, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप बस ये दिमाग में रखिए, अगर मुझे ये प्रश्न नहीं आता है और मैंने ऑनेस्टली पढ़ाई की है, मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाए हैं, अपने आप को अपडेट रखा है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका अध्ययन किया है, तो अगर मुझे नहीं आ रहा है तो बहुतों को नहीं आ रहा। बस बात क्या है, यहाँ पर हमको अपने नॉलेज के चेक के साथ साथ अपना स्मार्टनेस भी चेक करना है कि हम कितने स्मार्ट हैं। जब भी कहीं पे भी पूरी तरीके से इनएसेसिबल बना दिया जाए तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ इनएसेसिबल होती है ह्यूमन एक्टिविटीज, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म, वहां पे एकदम बोल्ड लेटर में लिखा रहता है। तो कहीं पे भी बहुत आपका स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया करें तो आराम से उस स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, ये यूपीएससी 2014 का प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, फिर से वही बात। देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और आखिरी है आपका विश्व विरासत अभिसमय। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, इंग्लिश वालों के लिए भी, यहाँ पर कौन कौन से इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि आपकी बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। डायरेक्ट प्रश्न है। पहला आपको दिया गया इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की बात करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को भी हम प्रिजर्व करने की बात कहेंगे ही। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जब आप डेजर्टिफिकेशन को, मरुस्थलीकरण को रोकेंगे तो आप कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करेंगे ही। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, बहुत सी ऐसी हेरिटेज साइट्स हैं आपकी जो कि आपके बायोडायवर्सिटी रिच एरिया में है, ठीक है, जब आप उनको प्रिजर्व करने की बात करेंगे तो आप नेचर को प्रिजर्व करेंगे ही। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 1 2 3 4, ऐसे भी सोचना चाहिए आपको। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। वो कहां पर की है? देहरादून में, चेन्नई में, शिलोंग में, नई दिल्ली में। तो ये आपके चेन्नई में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी का कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और आखिरी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अब देखिए ये क्वेश्चन ना, जब कार्टेजिना प्रोटोकॉल हो सकता है उस समय इतना फेमस ना रहा ऑफ बायो सेफ्टी, इसी वजह से ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन अब ज्यादातर बच्चों को पता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्योंकि आपको डायरेक्ट, देखिए यूपीएससी का प्रश्न है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया। द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहां पर हुआ था? नगोया में हुआ था। सी याद रखिएगा, ठीक है, नगोया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये भी यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। UNREDD प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। किसके किसके लिए? जैव विविधता का संरक्षण करने हेतु, वन पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में, या फिर गरीबी कम करने के लिए।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 1, 2, 3। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन REDD+ प्रोग्राम की बात की गई है। ये इसमें आपके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की गई है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाइल्ड इकोलॉजी की बात की गई है, पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने की बात की गई है। यहाँ पर 1, 2, 3 आपका सही उत्तर है। ये भी यूपीएससी 2016 का प्रश्न है। द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं आर्थिक मंच इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया गया है। ठीक है, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। और तीसरा है आपका, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ता की सहायता कर सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार इंग्लिश वालों के लिए भी, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पर द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है और बोला गया है ये आपका एक इनिशिएटिव है जिसको कि होस्ट किया है UNEP ने। ठीक है, फिर उसके बाद IMF ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने। इसका जो मेन पर्पस है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन ड्राइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये आपका बिल्कुल सही है जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, it offer an approach that can assist decision maker in identify, modeling and capturing the value of ecosystem and biodiversity। ये भी आपका सही है। पहला आपका गलत है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 2 और 3 है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल की बात की गई है। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लास आप देख रहे होंगे ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है उसमें यूपीएससी से कितने प्रश्न पूछे गए ना। आपको RO, ARO, UPPCS के प्रश्न कम दिख रहे होंगे, यूपीएससी के प्रश्न ज्यादा दिख रहे होंगे। हम घटना चक्र आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है आपको एक एक प्रश्न सॉल्व कराना। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया है एवं अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ पे वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन की बात की गई है। यहाँ पर देखिए आपका क्या बोला गया है, यहाँ पर वेटलैंड इंटरनेशनल की बात की गई है और आपसे क्या बोला जा रहा है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि रामसर कन्वेंशन द्वारा इसको बनाया गया है। जो कि आपका अभी सही है कि गलत वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए अभी रुक जाइए। दूसरा देखिए, यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ पर क्लास देखिए, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इस प्रश्न का जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है, आपका पहला गलत है। अब क्यों गलत है इसको देखिए। जब हम वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वेटलैंड इंटरनेशनल का गठन 1954 में हुआ था, ठीक है। और जब हम वेटलैंड की बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं, तब ये आपका कब साइन हुआ था? 1971 में, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन बाद में आया है 1971 में और वेटलैंड इंटरनेशनल 1954 में आया है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि रामसर कन्वेंशन के थ्रू वेटलैंड इंटरनेशनल की बात की जाए ना। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ये भी एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, एक छोटा सा प्रश्न है। चलिए बहुत देर बाद एक छोटा प्रश्न मिला है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष मतलब सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिकोया, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, बी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज बोला गया। व्यापक नीच की बात की गई है, बड़े आकार वाला शरीर बोला गया, संकुचित नीच की बात की गई है, अनुवांशिक भिन्नता की कमी की बात की गई है।
अब क्लास देखिए, ये यूपीपीसी 2014 का प्रश्न है। यहाँ पर अगर आपको दो कॉमन दिख रहे होंगे ऑप्शन, वो है एक व्यापक नीच और एक संकुचित नीच, मतलब एक्सटेंशन नीच की बात की गई है और नैरो नीच की बात की गई है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम नीच की बात करेंगे तो नीच का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पीशीज है उसका फंक्शनल रोल क्या है, ठीक है। जिस घर में वो रह रहा है वहां पर उसका जो फंक्शनल रोल है वो आपके नीच में आता है। तो जब भी नीच की बात आती है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके हैबिटेट की बात आ जाती है, उसके घर की बात आ जाती है जहां पर वो रह रहा है, और साथ ही साथ उसके फंक्शनल रोल की भी बात आ जाती है, ठीक है। तो जिसका नीच जितना बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज बोला गया, इसलिए एक्सटेंशन नीच होगा, ठीक है। यहां पर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, सीबक थॉर्न, ठीक है। सीबक थॉर्न की बात की गई है कि विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं, ठीक है, बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बारे में विटामिन और पोषक तत्व इस पेड़ के बेर में, इस पेड़ के बेर में जो इसके फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जास्वितता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉटों ने इसके तेल का कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? अब एक बार देख लेते हैं। सीबक थॉर्न की बात की गई है और बोला गया सीबक थॉर्न की ह्यूज पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो इसकी बेरीज होती हैं वो बहुत रिच होती हैं विटामिन में एंड न्यूट्रिएंट्स में। जो चेंगिस खान था, चेंगिस खान यूज्ड इट टू इंप्रूव द एनर्जी ऑफ हिज आर्मी एंड द रशियन कॉस्मोनॉट्स यूज्ड इट्स ऑयल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कॉस्मिक रेडिएशन। वेयर इज दिस प्लांट फाउंड इन इंडिया? अब आप मजेदार बात ये देखिएगा, ये यूपीपीसीएस 2004 का मेंस का प्रश्न है, ठीक है। कहाँ गया? ये देखिए 2004 का मेंस का प्रश्न है। पहले इसका सही उत्तर बता दूं, ये आपके ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, लद्दाख में मिलता है, ठीक है। 18वें का बी आपका सही उत्तर है। अब आईएएस 2012 में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, ठीक है। सीबक थॉर्न के बारे में बोला गया है। तो सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है? सबसे पहले यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, ठीक है। सारे प्लांट ज्यादातर जो हैं वो सॉइल इरोजन को आपके कंट्रोल करते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं, ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं। यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है बोला गया है। इसके बाद बोला गया इसे पोषकीय माना जाता है और उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है। फिर इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। अब यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए भी बताना मेरा कर्तव्य है। सीबक थॉर्न की बात करेंगे तो अभी देखिए हमने पढ़ा कि इसको चेंगिस खान द्वारा यूज किया जाता था एनर्जी के लिए, ठीक है, और कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ये आपके ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जहां पर आपका उत्तर था लद्दाख। तो पहला देखिए, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं मैंने बता दी, सॉइल इरोजन को, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो होगा ही, तो हम दूसरे को हटा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल, मुझे नहीं पता। थर्ड देखते हैं, ये इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें है, ठीक है, और इट इज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कोल्ड एरिया एट अ हाई एल्टीट्यूड, ये भी आपका है। इट्स टिम्बर हैज अ हाई कॉमर्शियल वैल्यू, ये आपका एकदम गलत है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है ये आपका 1 और 3 होगा। 1 और 3 आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर यूपीएससी 2011 का प्रश्न और एक लेंदी प्रश्न। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरे का स्रोत उड़ीसा में है। एक का झारखंड में है, दूसरे का उड़ीसा में है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी में कुछ ही दूर है। यह वन जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर है भितरकनिका। यहाँ पर जो दो नदियों की बात हो रही है, एक ब्राह्मणी नदी और एक बैतरणी नदी, ये दोनों नदियां आपकी ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी जो है वो भितरकनिका में आकर मिलती है, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द बायोडाइवर्सिटी के लिए।
यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21वां प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़ दिया है, भालू दिया है, कृतंग दिया है, रोडेंट दिया है। इनमें से कौन शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण करता है? ठीक है, यहाँ पर मतलब मेनली आपकी बात किया गया हाइबरनेशन की। तो कौन हाइबरनेट हो जाता है ठंड के समय, ये प्रश्न पूछा है। पहला आपको बैट दिया है, रोडेंट दिया है, बियर दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर तीनों आपके हाइबरनेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कहाँ हाइबरनेशन में चले गए थे क्या, कहीं छुप उप गए थे क्या ठंड में, हाँ तो इतनी ठंड लगती है दुबक जाते हैं, सो जाते हैं। तो यहाँ पे 21 का सी आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? यहाँ पे न्यूनतम बोला गया है, कहां पर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास जो होता है वो मिनिमम होता है। आप सभी को पता है यहाँ पर अगर हम प्रोडक्शन ऑफ बायोमास की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में होगा। फिर यहाँ पर क्या क्या दिया है, गहरा सागर दिया है, पेरिस दिया है, ठीक है, पतझड़ी वन दिया है, टैगा दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए डीप सी दिया है, ठीक है, पेरी दिया है, डेसिडियस फॉरेस्ट दिया है, टैगा का टैगा ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सबसे सही उत्तर जो है वो है गहरा सागर, ठीक है, डीप सी। यहाँ पर अगर हम एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास देखेंगे ना वो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट आया, जैव विविधता अधिनियम आया, और 2002 मतलब 22 मई, ठीक है। अरे यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपका एक गलत प्रश्न है, याद रखिएगा ये गलत प्रश्न है। यहाँ पर 22 मई सही उत्तर होगा। 24वें का हम देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, 2-2, ठीक है, 2-2, ठीक है। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वंदना शिवा के द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? 1992 का प्रश्न है और आज के समय सारे बच्चों को इसका उत्तर पता होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत अगर कोई मतलब बहुत वैसा एग्जाम होगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबको पता है, ये 1992 का प्रश्न, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बताना। जब भी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका सही है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिया जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी है, सभी को पता होगा इसका उत्तर। देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग में इस फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है सन से कौन सी रेज आ रही है, आपकी यूवी रेज आ रही है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम यूवी रेज की बात करते हैं ये इनकी वेवलेंथ जो होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के होते हैं, ठीक है, यूवी रेज जो कमिंग रेज है आपकी। अब यहाँ पर जब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस अगर आएंगी हो गई, उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस ने क्या किया, एक लेयर बना लिया। अब ऊपर से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ की, तो जब ये अर्थ के सरफेस से टकरा कर वापस जाएंगी तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनको एब्जॉर्ब करने लगेंगी और इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी। यहाँ पर आप देखिए बहुत सी जो गैसेस है वो ऊपर जाके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही। एरो इधर आपको दिख रहा है इन गैसेस द्वारा, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इनकी जो वेवलेंथ है वो बड़ी हो जाती है और इंफ्रारेड में ये कन्वर्ट हो जाती है। देखिए सारा खेल जब भी आप बात करते हैं रेस का तो आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग की बात करते हैं ना, जिनका वेवलेंथ इतने से इतना वेवलेंथ, इतने से इतना वेवलेंथ। आप बस ये याद रखिएगा यूवी रेस अर्थ पे आई, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर फिर जा रही हैं एटमॉस्फेयर में तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपके उन्होंने उसको ट्रैप कर लिया और ऊपर नहीं जाने दिया और रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या है जो पृथ्वी की में जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी, उमस बढ़ती जाएगी। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हमने डिस्कस कर लिया बी, जिसके में टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको बता दिया, ये जो यूवी रेस है वो आपके इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कभी भी इंफ्रारेड देखिएगा तो परेशान मत हो जाइएगा, जब ऊपर से आ रही है तो यूवी रेस है, जब रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो वो आपके लार्ज वेवलेंथ में इंफ्रारेड वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, अब आप सभी को पता है क्लास, इसमें क्या है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना आपका क्या कहलाता है, आपका ग्रीन हाउस
ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? गैसों की वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ठीक है, यहाँ पर आपका ए सही है। 29 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा बताइए? ए बी सी डी में से क्या सही होगा? यहाँ पर आपका सी सही होगा। अच्छा क्लास, वहां पर मैं टिक नहीं लगा रही थी तो ऐसा तो नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव से वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट से? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की, या फिर नन ऑफ द अबव। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसमें, अभी हम गैसेस की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी ग्रीन हाउस गैसेस की बात आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो आग बंद करके लगा दीजिएगा बी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक लगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। डी आपका सही उत्तर है। इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जा रही है, गैसेस के नाम दिए हैं, हिंदी में भी ग्रीन हाउस गैस ही रहेगा। ठीक है, और यहां पर भी वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस योगदान करती है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर आपका दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका दिया गया है मीथेन। लेकिन क्लास यहां पर देखिएगा आप, यहां पर दिया गया है अधिकतम, अधिकतम की बात की गई है ना, तो अधिकतम की अगर बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जितनी भी गैस दी गई है सब आपकी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न हम देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा योगदान कौन देती है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड देती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन देती है, मीथेन के बाद CFC हो गया, फिर N2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? और इसका सही उत्तर आपका क्या है? जल वाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले आपका वाटर वेपर आता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, रुके रहिएगा। ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य घटक होता है किसका? मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का, ओजोन का। ये सारी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक है, तो यहाँ पर ई आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न को, जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में है, तो एबंडेंट मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? वाटर वेपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ओजोन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फिर परफ्लोरोकार्बन। अब क्लास यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ओजोन यहाँ क्या कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में। ओजोन तो आप बताते हैं कि ओजोन जो है वो समताप मंडल में है, स्ट्राटोस्फीयर में। ठीक है, तो ओजोन यहाँ पर क्या कर रही है? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो आपकी यूवी रेस को ट्रैप कर रही है, ग्रीन इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होता है वो आपका एज अ पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह, द्वितीय प्रदूषक की तरह। ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओजोन जो लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है वो दूसरी चीज है, वो तो यूवी रेस को पृथ्वी पर आने से ही रोक रही है। अगर ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया तो ये एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगा, और ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करेगा, द्वितीय प्रदूषक की तरह एक्ट करेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। यहां पर आपको याद रखना है कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CFC, HFC जिसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और परफ्लोरोकार्बन। ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका नाम रट लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा। अभी बताती हूँ क्यों रखिएगा।
अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पर मीथेन है, रेखा, जलवाष्प, वाटर वेपर है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होएगा। कोई अगर आपसे कहे कि वाटर वेपर आपका ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, तुरंत कहेगा नहीं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आर्गन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर बोला गया कौन सा नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। सी आपका जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मीथेन है, आर्गन नहीं है। ये तो 2002 में पूछा गया प्रश्न, अरे 2022 में पूछा गया प्रश्न है, अभी रिसेंट का प्रश्न है। हरित गृह प्रभाव की बात करें तो वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, या फिर नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो आप सभी को पता है, जब भी हम बात करते हैं इसकी तो क्या है ये? वैश्विक ताप में वृद्धि। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। 38 का आपका सही उत्तर ए है, ठीक है, यहाँ पे टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने के लिए योगदान नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। आपको पता है क्लास की मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर गैस ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हमने सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात नहीं की है, सल्फर के ऑक्साइड की बात हमने नहीं की है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता है ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। तो यहाँ पर देखिए, धान की खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वो है मीथेन, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरीन दिया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड दिया गया, हटा दीजिए। फिर दूसरा आपको दिया गया नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हटा दीजिए, ठीक है। फिर तीसरा आपको दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है और जल वाष्प दिया है, जो कि आपका सही है। तो 42 का सी आपका सही उत्तर होगा। डी भी एक बार हम देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, मीथेन है, जल वाष्प है, सी आपका सही उत्तर है। 43 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दीजिए, नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सही है, ठीक है दोनों। यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। 44 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 देखते हैं, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? अब तो आप लोग को रट गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, ए ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, लेकिन प्रोपेन नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जानते हैं, जब 2017 में मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था तो ज्यादातर बच्चे बहुत कॉन्फिडेंटली ओजोन लगा के आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा था कि जो ओजोन है वो तो समताप मंडल में है, तो कहां से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मैंने आपको बताया, सही उत्तर आपका सी है, उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, प्रोपेन नहीं है। 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा बताइए? डी हो जाएगा, नहीं पूछा है इसलिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसेस के नाम रट डालिए। देखिए कितनी बार पूछा गया। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। चलिए 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन, अरे ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी यहां पर सही करिए इसको, ऑक्सीजन नहीं है ना, नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है यार ग्रीन हाउस गैस में? चलो तुरंत टोकना चाहिए, नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ठीक है। ऑक्सीजन तो हम लोगों को जीने के लिए भी चाहिए, क्यों होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है, CFC है, ठीक है। यहां पर SO2 नहीं है, SO2 नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए 51 को देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये मैंने डिस्कस किया। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर रही, उसमें उष्मा को संचित कर रही है, ठीक है। फिर है सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है, संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करते, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती। एक बार इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? ड्यू टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज इट एब्जॉर्ब द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड स्टोर हीट इन इट। मैंने हटाओ, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में आपका एक तो वाटर वेपर ही है, तो CO2 वाटर वेपर को कैसे एब्जॉर्ब करें? हटा दो। दूसरा देखो, एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। तीसरा देखो, एब्जॉर्ब ऑल द सोलर रेडिएशन। और फोर्थ दिया गया, एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन। मैंने आपको बताया है जो यूवी रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, वो तो पृथ्वी पर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाती हैं तो ये आपकी पृथ्वी से, जैसे यूवी रेज आ रही है आपका, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये आके टकराई, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो इनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है और ये इंफ्रारेड रे में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी को जो आपकी यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, इनको एब्जॉर्ब करती हैं, जिनकी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन, ये याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी। यहां पर सही उत्तर क्या हो गया क्लास? डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खत्म हो गया प्रश्न। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर घटना चक्र की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास थोड़ी लेंथी थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न थे वो यूपीएससी के ज्यादा प्रश्न थे, जिसमें थोड़ा समय लगता है। मुझे पता है आपको पढ़ने में भी समय लगता होगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि और टाइम मिलना चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्योंकि प्रश्न काफी लेंथी थे। वो ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों की समझ रही हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ लिया करिए, ठीक है, और प्रश्न को देने का प्रयास किया करिए। देखिए, हो सकता है कि अगर आप RO, ARO, UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो उतना लेंदी प्रश्न ना पूछें, लेकिन उस प्रश्न से ही रिलेटेड कोई टॉपिक को आपको पूछ ले पेपर में, ठीक है। तो इसलिए उन प्रश्नों को भी एक बार आप लोग अध्ययन जरूर किया करिए, छोड़ा मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे फिर इसी सीरीज के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।